लास्ट ईयर कुछ सेक्टर्स ने काफी शानदार रिटर्न्स डिलीवर किए। फॉर एग्जांपल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 200% अप है। इसी तरह निफ्टी पीएससी इंडेक्स ने 123% और निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने 114% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हर साल आपको ऐसे सेक्टर्स मिलेंगे जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। हमने पास्ट डेकेड के टॉप 3 और बॉटम 3 परफॉर्मिंग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस पर नजर डाली। उनकी परफॉर्मेंस में बड़ा डिफरेंस नजर आता है। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग डिसाइड करना काफी डिफिकल्ट होता है। हालांकि ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका काम यही करना है। हम यहाँ बिजनेस साइकिल फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन फंड्स का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना जो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिनेरियो में अच्छा परफॉर्म करेंगे और करेक्शन से पहले उनसे एग्जिट करना। आज के इस वीडियो में हम इन फंड्स को एग्जामिन करेंगे। हम 3 की एस्पेक्ट्स पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। फिर हम उनका पोर्टफोलियो चेक करेंगे ये देखने के लिए कि क्या वो फंड्स बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने में सक्सेसफुल रहे हैं। और फिर फाइनली हम उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे। इस वीडियो में हम ईडलवाइज के न्यूली लॉन्च्ड बिजनेस साइकिल फंड के बारे में भी बात करेंगे, जिसकी अप्रोच स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए कुछ अलग है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स या मोमेंटम स्ट्रैटेजी पसंद करते हैं। इसलिए वी रेकमेंड आप इस वीडियो को एंड तक बने रहें। तो चलिए इस वीडियो के पहले सेक्शन पर चलते हैं और बिजनेस साइकिल फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एग्जामिन करते हैं। इनमें से ज्यादातर फंड्स प्रिवेलिंग इकोनॉमिक साइकिल के बेस पर सेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए इससे पहले कि हम उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करें, आइए पहले इकोनॉमिक साइकिल के डिफरेंट फेजेस को समझते हैं। ब्रॉडली इकोनॉमिक साइकिल्स के 4 फेज होते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेंशन फेज को समझेंगे। इस फेज में इंटरेस्ट रेट्स आर लो, इसीलिए बिजनेसेस न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा वर्कर्स हायर करते हैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। इसकी वजह से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है। इसीलिए इस फेज के दौरान जीडीपी मैट्रिक्स ग्रो करते हैं, लेकिन साथ ही इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगती है। इस साइकिल के नेक्स्ट फेज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने पीक पर होती हैं। यहाँ इकोनॉमी में डिमांड हाई होगी, इसलिए फैक्ट्रीज अपने पीक पर ऑपरेट करती हैं। इस फेज में इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पर होती है और इन्फ्लेशन भी अपने हाईएस्ट लेवल पर हो सकती है। इस स्टेज पर सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को कूल ऑफ करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं। ये नेक्स्ट स्टेज की शुरुआत होती है जो है कॉन्ट्रैक्शन। तब कैपिटल कॉस्ट बढ़ने लगती है, इसलिए इस फेज में कंपनीज प्रोडक्शन घटा देती हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में डिले या उन्हें कैंसिल कर देती हैं और यहाँ तक कि कुछ वर्कर्स को काम से भी निकाल देती हैं। इस फेज के दौरान गुड्स की ओवरऑल डिमांड कम होने लगती है। इस साइकिल का 4th फेज स्लंप या ट्रफ है। इस फेज में इकोनॉमी लो पॉइंट पर पहुंच जाती है। जब ये फेज खत्म होता है तो एक और इकोनॉमिक साइकिल शुरू होती है। इकोनॉमिक साइकिल के हर फेज में अलग अलग सेक्टर्स और बिजनेसेस के अच्छा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से एक्सपेंशन फेज के दौरान लोन्स, हाउसेस, कार्स और दूसरे डिस्क्रिशनरी आइटम्स की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए बैंक्स, रियल एस्टेट, इंफ्रा, मेटल, ज्वेलरी और इनसे रिलेटेड कंपनीज के बिजनेसेस इस फेज में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन फेज में होती है तो इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन फेज में कंज्यूमर्स अपनी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर को कम करते हैं और उनका एक्सपेंडिचर एसेंशियल्स तक ही लिमिटेड रह जाता है। इस फेज में एफएमसीजी, फार्मा और एनर्जी बिजनेस अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये इस बात को समझाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका था कि इकोनॉमिक साइकिल मीडियम टर्म में बिजनेस और उनकी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। इन रियलिटी ये रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स हर सेक्टर पर अलग अलग इम्पैक्ट डालते हैं। फिर एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक साइकिल जैसे कि रीन्यूएबल एनर्जी ऑनगोइंग इकोनॉमिक साइकिल से अलग हो सकती है। फंड हाउसेस मल्टीपल डेटा पॉइंट्स और उनकी एक्सपर्टीज को यूज करते हैं और उसके बेसिस पर इन सेक्टर्स में सही टाइम पर एंट्री करने की कोशिश करते हैं। सो एज द फर्स्ट स्टेप, ज्यादातर बिजनेस साइकिल फंड्स टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं और फिर उन सेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद ये फंड्स हर सेक्टर में से अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट करने के लिए बॉटम अप एनालिसिस करते हैं। अच्छी कंपनी से मतलब है कि जो बेहतर रिटर्न्स दे सकती हैं।
आइए अब ये समझने के लिए इन फंड्स के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं कि वो सेक्टर रोटेशन कितनी अच्छी तरह करते हैं और फिर हम उन्हें दूसरे डाइवर्सिफाइड फंड से कंपेयर भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। ज्यादातर बिजनेस साइकिल फंड्स निफ्टी 500 को एज एन इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स यूज करते हैं, इसलिए वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम ये चेक करना चाहते थे कि क्या उनके पोर्टफोलियो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये चेक करने के लिए हमने उनके मार्केट कैप एलोकेशन पर एक नजर डाली। हमने पाया कि उनकी कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है। कुछ फंड्स में लार्ज कैप एलोकेशन ज़्यादा नज़र आई है, लेकिन HSBC बिजनेस साइकिल जैसे फंड्स में स्मॉल कैप एलोकेशन ज़्यादा है। इसके बाद चलिए एनालाइज करते हैं कि ये फंड सेक्टर रोटेशन कितनी अच्छी तरह करते हैं। इसके लिए हमने HSBC बिजनेस साइकिल फंड के सेक्टर एलोकेशन को देखा। हमने ये स्कीम इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि ये इस कैटेगरी का सबसे पुराना फंड है। सरप्राइजिंगली हमें पिछले 10 सालों में सेक्टर एलोकेशन में कोई सिग्निफिकेंट शिफ्ट नज़र नहीं आया। बैंक्स, ऑटो, इंफ्रा, केमिकल्स और ऑयल जैसे मोस्ट पॉपुलर सेक्टर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ एलोकेशन नजर आया। एलोकेशन ईयर टू ईयर चेंज हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हम एक बिजनेस साइकिल फंड से जो एक्सपेक्ट करते हैं ये उसका कॉन्ट्ररी है। ये देखने के लिए कि क्या HSBC बिजनेस साइकिल एक एक्सेप्शन था, हमने एक दूसरे फंड पर नजर डाली और इसलिए हमने ICICI प्रू बिजनेस साइकिल फंड देखा, जो इस कैटेगरी के दूसरी सबसे पुरानी स्कीम है। हालांकि ये दूसरी सबसे पुरानी स्कीम है, लेकिन इसे सिर्फ कुछ साल पहले जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। इसीलिए एनुअल डेटा की बजाय हमने इस फंड के क्वार्टरली डेटा पर नजर डाली। हमने देखा कि एक सिमिलर पैटर्न है, ज्यादातर सेक्टर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम एलोकेशन था। इसीलिए सेक्टर रोटेशन जो इन फंड्स की USP है, सेक्टर एलोकेशन डेटा से एविडेंट नहीं है। इसके बाद हम अपने एनालिसिस में एक स्टेप आगे बढ़े। हमने ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड के पोर्टफोलियो को ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर किया। हमने ऐसा ये जानने के लिए किया कि बिजनेस साइकिल फंड का सेक्टर एलोकेशन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से कितना डिफरेंट होता है। मार्च 2024 तक बिजनेस साइकिल फंड का सबसे ज्यादा एलोकेशन बैंक्स में था, इसके बाद ऑटो सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर में था। अब अगर हम इसको ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप फंड के सेक्टर एलोकेशन से कंपेयर करें तो ऑटो और बैंक यहाँ भी टॉप 3 सेक्टर्स थे। लेकिन एक नोटिसेबल डिफरेंस ये था कि फ्लेक्सी कैप फंड का 16.82% एलोकेशन रिटेल सेक्टर में था, जबकि बिजनेस साइकिल फंड ने रिटेल सेक्टर में 1% से भी कम का एलोकेशन किया है। हाउएवर, अपार्ट फ्रॉम दीज फ्यू डिफरेंसेस, ICICI प्रू का बिजनेस साइकिल फंड इसके फ्लेक्सी कैप फंड से बहुत ज़्यादा अलग नहीं था। हमने अब तक जो डिस्कस किया है उसके बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि बिजनेस साइकिल फंड का कुछ सेक्टर्स में हाई एलोकेशन होता है। आफ्टर ऑल, उन्हें उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है जो आने वाले टाइम में दूसरों से बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप फंड पर नज़र डालें तो इस फंड के पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा 3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया गया है। हालांकि ICICI प्रू बिजनेस साइकिल फंड में पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा 5 सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया गया है। इसके अलावा हमने दूसरे बिजनेस साइकिल फंड्स में भी सेक्टर्स चेक किए और एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला। उनमें से ज़्यादातर का अराउंड 20% सेक्टर्स में एलोकेशन है। इसीलिए इस डेटा के बेसिस पर ऐसा लग रहा है कि ये फंड ज़्यादा सेक्टोरली कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है। इन फंड्स के पोर्टफोलियो डेटा को देखने के बाद एक बात क्लियर है, इन बिजनेस साइकिल फंड्स के करंट वर्जन में सेक्टर रोटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस स्पेस में एक नया एंट्रेंट है जो अलग हो सकता है। ईडलवाइज ने 9 जुलाई को एक न्यू बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च किया है। इस फंड की स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच बहुत डिफरेंट है। कौन से सेक्टर्स आगे जाकर अच्छा परफॉर्म करेंगे ये जानने के लिए इकोनॉमिक साइकिल को यूज करने के बजाय ये फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने अभी जो कहा उसे समझने के लिए आइए इस फंड के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। इस फंड का इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 300 स्टॉक्स हैं। ये हर स्टॉक को 3 फैक्टर्स पर स्कोर करता है, क्वालिटी, ग्रोथ और वैल्यू। जब स्टॉक्स को इन तीनों फैक्टर्स पर स्कोर कर लिया जाता है तो ये फंड हाउस इन स्टॉक्स को एक मोमेंटम स्कोर एलोकेट करने के लिए इनके 3 मंथ और 12 मंथ प्राइसेस का यूज करता है। फिर ये मोमेंटम स्कोर को क्वालिटी, ग्रोथ और वैल्यू स्कोर के साथ कंबाइन करता है।
इसीलिए हर स्टॉक में क्वालिटी प्लस मोमेंटम स्कोर, वैल्यू प्लस मोमेंटम स्कोर और ग्रोथ प्लस मोमेंटम स्कोर होगा। इसके बाद फाइनली फंड हर फैक्टर से टॉप स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है। इस तरह ये 58 to 60 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाता है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फिर ये बिजनेस साइकिल फंड कैसे है, और इसका जवाब इस प्रोसेस में यूज किए गए मोमेंटम फैक्टर में छिपा है। अच्छे मोमेंटम स्टॉक सेलेक्ट करके ये फंड इनडायरेक्टली अच्छे मोमेंटम वाले सेक्टर्स में कैपिटल एलोकेट करता है। ये अप्रोच फंड के पोर्टफोलियो को एक डायनेमिक सेक्टर रोटेशन की ओर ले जाती है। हमने इस स्कीम की प्रेजेंटेशन नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अटैच कर दी है, आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप इस NFO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ET मनी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो के फाइनल सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और इन फंड्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। इन फंड्स की परफॉर्मेंस को देखते समय हमारे सामने जो एक चैलेंज आया वो था उनकी लिमिटेड परफॉर्मेंस हिस्ट्री। करंटली इस कैटेगरी में 12 फंड्स हैं और सिर्फ एक की परफॉर्मेंस हिस्ट्री 5 साल से ज़्यादा की है। बाकी 11 फंड्स रिलेटिवली नए हैं, जिनमें से ज़्यादातर की परफॉर्मेंस हिस्ट्री 3 साल से भी कम है। इसलिए उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हमने उनके 2 साल के SIP रिटर्न और 1, 2 और 3 साल के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखने का डिसीजन लिया। सिर्फ 5 फंड्स इसके लिए क्वालिफाई हुए। इवन दो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट करने के लिए पीरियड बहुत कम है, बट दिस वाज द बेस्ट वी हैड। एक और पॉइंट है जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं। हमने इस स्कीम की परफॉर्मेंस को फ्लेक्सी कैप फंड्स, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स और निफ्टी 500 इंडेक्स से कंपेयर किया, जो उनका बेंचमार्क है। हमने फ्लेक्सी कैप फंड्स को इसलिए चुना क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल और यूनिवर्स बिजनेस साइकिल फंड्स की तरह है। हमने मोमेंटम इंडेक्स इसलिए लिया क्योंकि बिजनेस साइकिल फंड्स की तरह ये इनडायरेक्टली हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके सेक्टर रोटेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो अब इनके SIP रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। 5 बिजनेस साइकिल फंड्स में से 4 ने फ्लेक्सी कैप फंड्स के बेंचमार्क और एवरेज रिटर्न से बेटर परफॉर्म किया है। हालांकि सभी 5 बिजनेस साइकिल फंड्स ने निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किया है, वो भी काफ़ी वाइड मार्जिन से। इसके बाद हमने इन फंड्स के 1 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखा। 9 फंड्स की हिस्ट्री 1 साल से ज़्यादा पुरानी है और इन 9 फंड्स में से 6 ने फ्लेक्सी कैप फंड्स और निफ्टी 500 इंडेक्स के एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि सभी 9 फंड्स ने निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किया। आइए अब 2 साल का सेम डेटा देखते हैं। यहाँ 5 में से 4 फंड्स ने फ्लेक्सी कैप फंड्स और निफ्टी 500 इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया, लेकिन जैसा कि हमने पिछले 2 केसेस में भी देखा, सभी 5 फंड्स ने मोमेंटम इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किया है। आखिर में अगर हम 3 साल के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो सिर्फ 2 फंड्स ऐसे हैं जो कम से कम 3 साल पुराने हैं। इनके रिजल्ट्स काफ़ी सरप्राइजिंग रहे। जैसा कि हमने पहले देखा, इन फंड्स ने फ्लेक्सी कैप फंड्स और निफ्टी 500 इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया। HSBC बिजनेस साइकिल फंड मोमेंटम इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म करने में सक्सेसफुल रहा। दूसरी तरफ ICICI प्रू बिजनेस साइकिल फंड का रिटर्न मोमेंटम इंडेक्स के सिमिलर था। इसलिए इन रिटर्न्स को देखने के बाद ये फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड्स और निफ्टी 500 इंडेक्स के बेटर ऑल्टरनेटिव लगते हैं। लेकिन अगर हम उनको मोमेंटम इंडेक्स से कंपेयर करके देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन इससे पहले कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, आइए उनकी रिस्क प्रोफाइल को भी कंपेयर कर लें। रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए हमने उनके डाउनसाइड प्रोटेक्शन पर नजर डालने का डिसीजन लिया, और डाउनसाइड प्रोटेक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए हमने उन पीरियड्स पर नजर डाली जब पिछले 3 सालों में निफ्टी 500 से 5% से ज्यादा का करेक्शन नजर आया। ऐसे 8 पीरियड्स थे। हमने इन पीरियड्स में इंडेक्स के कंपैरिजन में बिजनेस साइकिल फंड्स की परफॉर्मेंस को देखा। फॉर एग्जांपल, इन 8 पीरियड्स में से मोमेंटम इंडेक्स ने सिर्फ 3 में बेटर परफॉर्म किया। जब मार्केट्स में करेक्शन आया तो ये इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा अग्रेसिवली गिरा। फ्लेक्सी कैप फंड्स ने 5 पीरियड्स में बेटर परफॉर्म किया। अगर हम डिफरेंट बिजनेस साइकिल फंड्स की परफॉर्मेंस को देखें तो उनकी परफॉर्मेंस डाइवर्स है। हमारे पास ICICI प्रू बिजनेस साइकिल जैसे फंड्स हैं जिन्होंने सभी 8 पीरियड्स में बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन शो किया। दूसरी ओर HSBC ने केवल 3 में बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन शो किया। ओवरऑल इन फंड्स का डाउनसाइड प्रोटेक्शन फ्लेक्सी कैप फंड्स के सिमिलर है और मोमेंटम इंडेक्स से बेटर है। अब अगर हम रिटर्न और रिस्क एनालिसिस की इन फाइंडिंग्स को कंबाइन करते हैं तो बिजनेस साइकिल फंड्स इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर नजर आते हैं। उन्होंने निफ्टी 500 इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया है। उनका रिटर्न फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर है और उनका रिस्क प्रोफाइल सिमिलर है। फाइनली
ये सही है कि उन्होंने मोमेंटम इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन उनका रिस्क प्रोफाइल बेटर है। तो डेटा सजेस्ट कि अगर आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो फ्लेक्सी कैप फंड्स के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न्स देते हों लेकिन उतने अग्रेसिव ना हो, तो बिजनेस साइकिल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, इनमें से ज़्यादातर फंड्स नए हैं और उनकी सफिशिएंट परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं है, तो इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड पर आ गए हैं। वी होप आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन से फंड्स पसंद करते हैं। मैं आपसे जल्द ही फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.